कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आयुर्वेद दिवस के मौके पर संबोधन जारी है। श्री विनय कुमार सक्सेना जी, आयुष मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्यराज एस कोटेचा जी, निर्देशक प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, इस संस्थान के चिकित्सकगण तथा स्वास्थ्य कर्मीगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, ये प्राचीन विज्ञान का एक आधुनिक संस्थान है। यहाँ आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान ने 7 वर्षों की सात वर्ष मुझे बताया गया है, यहाँ आके मुझे पता चला कि 8 साल हो रहा है। 8 वर्षों की अल्प अवधि में ही आयुर्वेदिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य सेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मैं इस उपलब्धि के लिए आयुष मंत्रालय और संस्थान से जुड़ी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भगवान धन्वंतरि को जहाँ आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वही चरक को औषधि शास्त्र एवं सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ये विश्व को भारत की अमूल्य देन है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर बल दिया जाता है। आयुर्वेद का हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आसपास के पेड़ पौधों की औषधीय महत्ता से हम सदैव अवगत रहे हैं और उनका उपयोग करते रहे हैं। नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन, अश्वगंधा का हम सब ने कभी ना कभी औषधि के रूप में उपयोग किया ही होगा। आदिवासी समाज में तो जड़ी बूटियों और वन औषधियों के ज्ञान की परंपरा और भी समृद्ध रही है, लेकिन जैसे जैसे समाज में आधुनिकता बढ़ती गई और हम संस्कृति से दूर होते गए, इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना हम छोड़ते गए। हमें डॉक्टर से दवा लेना घरेलू चिकित्सा से आसान लगता है, लेकिन आप लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात समेकित चिकित्सा पद्धति का विचार पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए हैं। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में लोगों को आरोग्य प्रदान करने में सहायक हो रही है। आयुर्वेद के प्रति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का अटूट विश्वास है। इसी विश्वास का लाभ उठाकर कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग न केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही बड़ी संख्या में चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिससे सामान्य लोगों को अशिक्षित चिकित्सकों के पास ना जाना पड़े। इस संदर्भ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक महत्वपूर्ण पहल है। पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा। अच्छे चिकित्सकों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये संस्थान इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से युवा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्यरत है।
मुझे ये भी बताया गया है कि अब तक इस संस्थान ने 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सहयोग दिया गया है। ऐसे सभी प्रयास गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। औषधियों, जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों की मांग से वृद्धि से किसानों और वनवासियों की आय भी बढ़ेगी। देवियों और स्वजनों, किसी भी चिकित्सा पद्धति के प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर रिसर्च और इनोवेशन आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में सदियों तक निरंतर नए नए प्रयोग होते रहे हैं। औषधियां प्रायः पेड़, पौधे और पशु उत्पादन से बनती है। इस शास्त्र के विज्ञान की सहायता से खनिजों से भी औषधियां बनने लगी। आज समय की मांग है कि आयुर्वेदिक उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जिससे उनका निर्यात बिना किसी बाधा के किया जा सके। हम आयुर्वेद के अपने ज्ञान के भंडार को एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच के साथ विश्व स्तर पर मान्यता दिला सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित विज्ञान के रूप में मजबूत स्थित बनाने के लिए अनेक एकीकृत अनुसंधान परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। देवियों और स्वजनों, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के मुख्य स्रोत जड़ी बूटी और वनस्पति होते हैं। इसलिए आयुर्वेद का विकास न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए भी हितकारी होगा। कई पेड़ पौधे इसीलिए विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम उनकी महत्ता को जानेंगे तो हम उनका संरक्षण भी करेंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड औषधीय पौधों, विशेषकर हिमालय में मिलने वाले वनस्पतियों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन का कार्य कर रहा है। खान पान की गड़बड़ी, असंतुलित जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण नई नई रोग पैदा हो रहे हैं। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता तथा उनके रोकथाम में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूरे विश्व में ये मान्यता बढ़ रही है कि स्वस्थ होने के लिए मन और शरीर दोनों का ही स्वस्थ होना आवश्यक है। आयुर्वेद और योग के बारे में जानने की इच्छा दुनिया भर के लोगों को भारत की ओर खींच रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान का गोवा स्थित सैटेलाइट सेंटर पर्यटकों को समग्र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहा है। ऐसे प्रयास निरंतर होती रहने चाहिए। देवियों और स्वजनों, अलग अलग चिकित्सा प्रणाली से जुड़े लोग प्रायः ये दावा करते हैं कि उनकी प्रणाली सबसे अच्छी है। आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की आलोचना करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। चिकित्सा की सभी विधाओं के लोगों में सहयोग का भाव होना चाहिए। सबका उद्देश्य रोगियों को स्वस्थ करते हुए मानवता का कल्याण करना ही तो है। सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी रोग मुक्त हो, ये प्रार्थना हम सब करते हैं। आयुर्वेद की प्रासंगिकता बनी रहे, इसके लिए हमें अनुसंधान में निवेश, औषधियों की गुणवत्ता में लगातार सुधार तथा आयुर्वेद के अध्ययन से जुड़े शिक्षा संस्थानों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा
आधुनिक तकनीकी के साथ पारंपरिक शिक्षा का समन्वय किया जा रहा है। मैं इसको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले, पंडाल में आने से पहले एग्जीबिशन या यहाँ क्या क्या किया जा रहा है इसके बारे में बताया गया। मैं इसको देख के बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सराहना करती हूँ। साथ ही ये संस्थान पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्सेज का माध्यम से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेद का शीर्षस्थ संस्थान होने के नाते आप पूरे देश के आयुर्वेदिक संस्थानों के हित में ज्ञान संवर्धन और ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु प्रयास करते रहें। मैं चाहूंगी कि आप सब इसी तरह आयुर्वेद के क्षेत्रों में अपना योगदान देते रहें एवं स्वस्थ और सबल भारत के ध्येय के प्रति समर्पित रहें। आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी जय आयुर्वेद। आयुर्वेद अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 8वां स्थापना समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय संबोधित कर रही थी, जहां उन्होंने बताया कि आयुर्वेद हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये प्राचीन विज्ञान का आधुनिक संस्थान है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आयुर्वेद हमारे जीवन में किस तरीके से आगे हमारी मदद कर सकता है और मनुष्य के जीवन में नहीं, पर्यावरण के संरक्षण में भी आयुर्वेद का एक बेहद ही महत्वपूर्ण महत्व है। साथ ही साथ उन्होंने बात करी गुणवत्तापूर्ण औषधियों की भी, और उन्होंने बताया कि संस्थान ने 50 स्टार्टअप के साथ टाई अप किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में रिकॉर्ड ब्रेक जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और उन्होंने प्रचंड जीत के लिए पीएम मोदी की नीतियों को श्रेय दिया है और कहा है कि हरियाणा के लोगों पर उन पर पूरा भरोसा जताया है। हरियाणा में भाजपा ने 48 सीट के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो कांग्रेस से कहीं अधिक है। वहीं जेजेपी और आप जैसी पार्टियों का सफाया हो गया और आईएनएलडी को सिर्फ 2 सीटें मिली। नायब सैनी आज दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से अपने मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए अपने सलाह मशवरा कर सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताता है, साइलेंट वोटर को ये बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं।
तो हरियाणा में इस बार हैट्रिक लगी है और बीजेपी एक बार फिर वापसी हुई है और ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार भी नजर आएगी हरियाणा में। और आपको बता दें कि इस समय नायब सिंह सैनी दिल्ली में मौजूद है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और साथ ही साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये शिष्टाचार भेंट हुई है। और उन्होंने साथ ही कहा कि हरियाणा में जो हमारी प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बताया। साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें पहले ही बधाई भी दे चुके हैं और अब जो मंत्रिमंडल का रूप आखिरी चरण में पहुंच चुका है उसको लेकर नायब सिंह सैनी शीर्ष नेतृत्व के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। आखिरकार हरियाणा का सीएम कौन होगा, इस सवाल पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि इसका फैसला तो संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल अपना नेता चुनेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसे चुना जाएगा या किसे नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि इस प्रचंड जीत का श्रेय उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में ऐसी नीतियां और योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ हर श्रेणी के व्यक्ति को पहुंचा है। फिर किसान को भी मिल रहा है, साथ ही साथ युवाओं को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी इसका लाभ मिला है। तो पिछले 10 सालों से जो सरकार बीजेपी की हरियाणा में चल रही थी उसको लेकर नायब सिंह सैनी ने बताया कि अगले 5 साल भी वो हरियाणा की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और उन्होंने बताया कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का परिणाम है कि देश आज उन्हें इतना प्यार कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है। और इसी का परिणाम स्वरूप हुआ है कि हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ भाजपा की वापसी हुई है और भाजपा लगातार अब आगे भी काम करती रहेगी। और उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और जिनकी मेहनत के कारण भाजपा आज तीसरी बार सत्ता में आई है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा और इनेलो का गठबंधन चुनाव में असफल रहा है। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर घटकर 1.82% पर आ गया। मायावती ने जाट वोटर्स को जातिवादी मानसिकता के कारण हार का जिम्मेदार ठहराया। उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि वहाँ का जो जाट समाज है ये सोचता रहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है वो इंडी गठबंधन के लिए बोझ बन गई है। पूनावाला ने साथ ही कहा कि इंडी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को उसकी असली जगह दिखा रहे हैं। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन गई है। एक हार हुई नहीं तो अलायंस ही टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि इनके पास कोई मिशन विशन नहीं है। ये केवल अपने अपने करप्शन और एम्बिशन को साधने के लिए आए हैं। ये एम्बिशन और करप्शन वाले हैं। जैसे ही हरियाणा में बाजी पलट गई और जनता ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा, तो अब गठबंधन के साथी भी उनको एक प्रकार से असलियत दिखाने लगे। और आज कांग्रेस पार्टी कैसी परजीवी पैरासिटिक पार्टी है, ये तो खुद उनके एलाइज ही स्वीकार रहे हैं और मोदी जी की बातों की पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है उसको लेकर हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे हमारे साथ। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और ब्रेक से जाने से पहले हम जिस तरीके से आपको बता रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद एक दिन बाद नायब सिंह सैनी जो हैं वो दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, अभी हम सुन रहे थे नायब सिंह सैनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अब मंत्रिमंडल को कहीं ना कहीं आखिरी रूप देने के लिए सारा विचार मंथन चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात हो रही है। आखिरकार क्या लेटेस्ट अपडेट है और किस तरीके की बातचीत आगे बढ़ रही है? देखिए, हम जानते हैं कि नायब सिंह सैनी को अपने मंत्रिमंडल का गठन करना है, लेकिन उससे पहले वो तारीख भी सामने आनी है जब हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब क्या वो विजयादशमी का दिन होगा, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। विधायक दल की बैठक होनी है हरियाणा में और औपचारिक तौर पर नेता भी चुने जाएंगे नायब सिंह सैनी। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसको लेकर शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर होगा। और चूंकि दिल्ली आए हैं इतनी बड़ी जीत के बाद, जब पहली बार बीजेपी ही नहीं कोई भी पार्टी जब हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में वापस आई है, तो ये हम जानते हैं कि इससे पहले कोई भी पार्टी सत्ता में वापस नहीं आई थी हरियाणा में लगातार तीसरी बार। तो बीजेपी ने ये एक रिकॉर्ड कायम किया है और नायब सिंह सैनी उस जीत के नायक भी हैं। चूँकि वो मुख्यमंत्री होंगे ये पहले ऐलान कर दिया गया था और जब बदलाव किया गया था मनोहर लाल खट्टर से नायब सिंह सैनी को, तब ये कहा गया था कि उन्हें आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, ये संकेत दे दिए गए थे और चुनाव के दौरान भी ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर उनके मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री कौन होगा, किन किन युवा चेहरों को जगह मिलेगी, इसकी बात होगी। इस वक्त हम मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उनके आवास पर ही मौजूद हूँ। तो विचार विमर्श का दौर निश्चित तौर पर होगा, लेकिन सबकी निगाहें इस पर है कि ऑब्जर्वर कौन होगा जो विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का भेजेगा वहाँ एक तरह से मौजूद रहने के लिए। जी शैलेंद्र, आखिरकार किन नए चेहरों पर मंथन चल रहा है, किन किन पर कयास लगाए जा रहे हैं? ये देखिए, अब ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ युवा चेहरे जीते हैं तो हो सकता है कि उनको जगह दी जाए। और दिग्गज भी कई जीते हैं। एक आप देखें कि बड़ी चर्चा है, अनिल विज जैसे भी दिग्गज जीते हैं जिनके बयान काफ़ी चर्चा में रहे चुनाव के दौरान। तो निश्चित तौर पर एक अनुभवी चेहरों का भी एक हम देखेंगे कि अनुभवी जो नेता हैं उनको भी जगह मिल सकती है नए कैबिनेट में, और साथ ही साथ कुछ युवा चेहरे होंगे। नाम बताना इसलिए एक तरह से मुनासिब नहीं है क्योंकि ये अंतिम फैसला तो नायब सिंह सैनी का ही होगा, इसलिए चर्चा में तो बहुत सारे नाम हैं जो जीत कर आए हैं। कौन अंतिम तौर पर जगह पाएगा ये देखने वाली बात है। साथ ही साथ शैलेंद्र, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल परिणाम ऐसे आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मेहनत ऐसे खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। देखिए, जब किसी राजनीतिक दल को जीत हासिल होती है तो निश्चित तौर पर क्या उसके संदेश क्या है, उस जीत के पीछे कारण क्या रहे, इन सब की चर्चा होती है। लेकिन बीजेपी को नज़दीक से देखने वाले इस बात को जानते हैं कि पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा था हरियाणा में, उससे बीजेपी ने सीख ली, उन कमियों को दूर किया, संगठन को चुस्त दुरुस्त किया। आप नया प्रदेश अध्यक्ष और एक तरह से कहें कि नायब सिंह सैनी ने तमाम उन लोगों से मुलाकात की जो एक तरह से नाराज बताए जा रहे थे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, लगातार हरियाणा में डटे रहे। इसके साथ ही साथ विप्लव देव को हरियाणा में जिम्मेदारी दी गई। तो पूरा बीजेपी का संगठन और बीजेपी के तमाम नेता हरियाणा में एक तरह से पूरा उन्होंने दमखम लगाया और उनको पता था कि चुनौती बड़ी है, जो चूँकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो उस लिहाज से कमियों को दूर करने की कोशिश की गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो काम हुए, उससे जो लाभार्थी वर्ग बना है बीते 10 वर्षों में देश भर में और हरियाणा में भी,
उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और हम जानते हैं कि बीजेपी ने किसी एक वर्ग पर फोकस नहीं किया, उसने कोशिश ये की कि जिसे हम आम तौर पर देखते हैं कि मीडिया में बातचीत में कहा जा रहा है कि जाट गैर जाट, लेकिन बीजेपी की जो कोशिश थी वो हर वर्ग पर थी। आप देखें कि जाट समाज से भी नेता जीत कर आए हैं, आप देखें ओबीसी समाज से नेता जीत कर आए हैं, दलित जी शैलेंद्र, यहाँ हमारे साथ रजनीश भी जुड़ गए हैं दिल्ली के हरियाणा भवन से, उनका भी रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, रजनीश, नायब सिंह सैनी दिल्ली में हरियाणा भवन में कैसे हलचल तेज हो गई है? देखिए भावना, अगर नायब सिंह सैनी की बात करें तो आज सुबह से वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और ये भी सूचना है कि वहाँ कैबिनेट के दौरान जो भी मंत्री रहे उनसे भी मुलाकात किए। वहाँ के बाद वो हरियाणा भवन में आए हुए हैं। यहाँ पे जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं या जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और बधाइयों का लगातार दौर जारी है। भावना जी, और हरियाणा भवन में किस तरीके का कार्यक्रम वहाँ भी है? क्या वहाँ पर और भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहाँ मौजूद है और किस तरीके से बातचीत का दौर आगे बढ़ जा रहा है? जी बिल्कुल भावना, जैसे मैंने आपको बताया कि नायब सिंह सैनी जो सुबह से लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चाहे पार्टी के बड़े पदाधिकारी हों उनसे भी लगातार मुलाकात हो रही है। हरियाणा भवन आए हुए हैं, यहाँ पे जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं हरियाणा के, उनसे लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात का दौर यहाँ पे जारी है। साथ में ये भी है कि आगे की जो रणनीति है उस पर भी ये लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी उनसे बात करके इसकी भी चर्चा हो रही है। भावना जी रजनी, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई है और भी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने का कार्यक्रम हो सकता है। किन किन से और मुलाकात कर सकते हैं? और क्योंकि मंत्रिमंडल को अब आखिरी स्वरूप देने का समय आ चुका है, साथ ही साथ शपथ ग्रहण समारोह भी किस दिन होगा इसकी तिथि पर भी डेट फाइनल करनी है, तो इसको लेकर तमाम विचार विमर्श किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल भावना, जिससे आप सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद जब नायब सिंह सैनी निकले तो यहाँ पे जब मीडिया से रूबरू हुए हरियाणा भवन पर, उन्होंने कहा कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अभी, क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसके बाद जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी तो जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी बड़े नेता हैं उनसे वो बात करेंगे, उनसे सबसे मिल के आगे जो रणनीति है उस पर सब पे चर्चा होगी। कब शपथ ग्रहण होगा उस पर भी चर्चा होगी, आगे शपथ ग्रहण में कौन कौन लोग शपथ लेंगे उनकी भी चर्चा होगी, और साथ में किसको किसको निमंत्रण देना है, किनको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना, इस सब पे चर्चा करेंगे नायब सिंह। चलिए रजनीश, आपका और शैलेंद्र, आपका इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी 25 जनवरी 1970 को अंबाला के मिर्जापुर माजरा में उनका जन्म हुआ और मुजफ्फरपुर बिहार से बीए और एलएलबी की उन्होंने डिग्री हासिल करी। और साथ ही साथ आपको नायब सिंह सैनी की नायाब और बातें बताते हैं, जिसमें 2002 में भाजपा युवा मोर्चा और अंबाला के जिला महामंत्री बने वो, और इनका राजनीति का सफर शुरू हुआ। इसके बाद 2005 में भाजपा युवा मोर्चा अंबाला के जिलाध्यक्ष बने। इसके साथ ही 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। तो 2002, फिर 2005 और फिर 2009 में भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बनने के साथ ही 2009 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी ने नायाब हीरा बन के आए हैं बीजेपी के लिए। वहीं 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा से वे जीते और विधायक बने। वहीं 2016 में हरियाणा सरकार में वे राज्य मंत्री रहे और साथ ही साथ 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, फिर 2014 में उन्हें जीत मिली और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से 4 लाख वोटों से जीत गए। वहीं अक्टूबर 2023 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया और हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी जिम्मेदारी उनको दी गई। वहीं 12 मार्च 2024 को हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री वे बने मनोहर लाल खट्टर के बाद। और आपको बता दें कि 2024 में करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।